हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबके सामने जीआईसी एलटी ग्रेड और लेक्चरर के लिए जो मैंने प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ वह प्रैक्टिस सेट नंबर 13 उपलब्ध है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पर डे मैं ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आपके लिए, और इसमें जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2018 में जो जीआईसी एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई थी उसी पैटर्न पर तैयार किया है। और साथ ही साथ इसमें जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अब तक जो परीक्षाएँ की गई उन्हीं सारे सवालों को यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। तो आप जानते हैं यहाँ पर मैंने लगभग सारे सब्जेक्ट शामिल किए हुए हैं, मैथ्स को छोड़ करके। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ लेना, यानी जो मैं पढ़ाता हूँ उसको पूरा डिस्क्रिप्टिव मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा और मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट मैं कराता हूँ उसका जो डिस्क्रिप्टिव मटेरियल मैं जो है देता हूँ पेड ग्रुप में, आप देखिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। आपको ये मैटर मिल जाता है, तो आप जब पढ़ते हैं उसके बाद साथ साथ जो है चीज़ों को रिवीजन करने के लिए आपके पास थोड़े से कम समय में आप इसको रिवीजन कर लेते हैं और आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाती है। जैसे आप स्मार्टली अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला है सोनगिरी, जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? तो यहाँ पर आपको आंसर है, 4 जो है विकल्प हैं, आपको आंसर बताने हैं। पहला है दतिया, दूसरा है झांसी, तीसरा है ओरछा और चौथा है ललितपुर। जी हाँ, सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं वह किसके सन्निकट है, यानी किसके पास है? तो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है दतिया। जी हाँ, तो इसका सही आंसर दतिया है। आप मध्य प्रदेश के दतिया जिले में सोनगिरी नामक स्थान है जहाँ पर 108 जैन मंदिर है। दतिया मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। जी हाँ, आप इसको भी जानें, सबसे छोटा जिला कौन सा है? दतिया है। ठीक है, और गुर्जरा में अशोक का एक शिलालेख है जो दतिया में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने निशंक शंकर की उपाधि धारण किया? ठीक है, किसने जो है निशंक शंकर की उपाधि धारण किया? यहाँ पर आपके 4 विकल्प हैं। पहला है बसव, दूसरा है शंकराचार्य, तीसरा है राजेंद्र चोल और चौथा है बल्लाल सेन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है क्या? बल्लाल सेन। जी हाँ, तो बल्लाल सेन जो था उन्होंने जो है बंगाल में शासन करने वाले सेन वंश का एक प्रसिद्ध शासक था, जिसका शासनकाल लगभग जो है 1159 से 1179 के बीच रहा। लगभग 1159 टू 1179 के बीच रहा। बल्लाल सेन अपनी पिता विजय सेन की भांति शैव धर्मानुयायी था और वह जो है निशंक शंकर, परम भट्टारक और परमेश्वर जो है परम माहेश्वर तथा महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। मतलब जितनी उपाधियां हो सकती थी सब धारण करने का प्रयास किया था। बल्लाल सेन ने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना किया तथा जो है अद्भुत सागर नामक ग्रंथ को प्रारंभ किया था, लेकिन उसको अंत नहीं कर पाया था। ठीक है, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसमें 4 विकल्प हैं। पहला है बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है फिरोज तुगलक। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। तो घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में लगान या जो है यानी जिसको खराज बोलते थे, वो लगभग पैदावार का 1/2 भाग यानी लगभग आधा भाग कर के रूप में लेता था। उसके अतिरिक्त मकान कर और चराई कर 2 नए कर लगा दिए। मतलब कर के नाम पे जनता को बिल्कुल एकदम ख़त्म कर देते थे। चराई कर दूध देने वाले पशुओं पर लगाया जाता था। सोच लीजिए, मतलब हर काम के लिए आपको कर देना होता था। तो ये सारी चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। कादरी, सत्तारी, चिश्तिया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो कौन सही है इसको आपको बताना है। तो इसका बी विकल्प सही है। ठीक है, सत्तारियाँ शाखा की जो कुछ क्रियाएं थी उसको कहाँ से लिया गया था? यौगिक क्रियाओं से लिया गया था, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों प्रभावित थे। ठीक है, इन्हीं यौगिक क्रियाओं के कारण ग्वालियर के शाह मोहम्मद गौस अपने काल के कुतुब कहलाए। क्या कहलाए थे? कुतुब कहलाए। किसके वजह से? इसी क्रियाओं की वजह से ग्वालियर के शाह मोहम्मद गौस अपने काल के कुतुब कहलाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम को देख नहीं सके? तो इसमें 4 ऑप्शन है। आपको पहला है आपका विकल्प बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। ठीक है, तो इसके जो 4 विकल्प हैं उसमें से आपको बताना है
कि कौन से ऐसे जो है आंदोलनकारी थे जिन्होंने मतलब असहयोग आंदोलन का समर्थन तो किया पर उसका परिणाम नहीं देख सके। तो इसमें जो सही आंसर है वह है बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक साहब जो है इसका जो परिणाम था उसको बिल्कुल भी देख नहीं सके थे। 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने अत्याचारी सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, 1919 में जो अधिनियम आया था उससे तिलक साहब यानी बाल गंगाधर तिलक साहब भी क्या थे, असंतुष्ट थे। तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इस आंदोलन का परिणाम ये देख नहीं सके थे। ठीक, लाला लाजपत राय 1920 ईस्वी के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इनकी मृत्यु 1928 ईस्वी में हुई थी, जबकि मोतीलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी, 1931 तक ये भी जीवित रहे थे। ठीक है, और चित्तरंजन दास साहब जो है स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, और इन्होंने 1922 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ठीक है, 1925 ईस्वी में इनका भी जो है देहावसान हुआ था। और ध्यान दीजिएगा एक टाइटल इनको मिली थी, क्या किसको, चित्तरंजन दास को, देश बंधु क्या कहा जाता था, देश बंधु भी कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है बाल गंगाधर तिलक है, लेकिन थोड़ा सा आपको इन सारे विकल्पों के बारे में जान लेना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा इस तरीके से यहाँ पर तिलक साहब को छोड़ करके बाकी तीनों ने आंदोलन के परिणाम को देखा था, किस तरीके से भारतीयों ने इसका समर्थन किया और किस तरीके से इसका प्रभाव अंग्रेजों पर पड़ा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध का राजनीति करने का आरोप लगाया। ठीक है, यहाँ पर 4 विकल्प है, लाला हरदयाल और बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है, वो है बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस पर इन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रार्थना कर रही है, याचना कर रही है, ठीक है, विरोध करने की राजनीति कर रही है। ये बात किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक साहब ने। तिलक के अलावा उग्र राष्ट्रवाद के दूसरे महत्वपूर्ण नेता कौन कौन थे, ध्यान दीजिएगा, बिपिन चंद्र पाल थे, अरविंद घोष थे, लाला लाजपत राय थे। और इनका मत था कि भारतीयों को मुक्ति स्वयं अपने प्रयासों से प्राप्त होगी, इनसे हमको चरौरी विनती नहीं करनी है। किससे, अंग्रेज़ों से। भारत हमारा देश है और हमें अपने इस देश को आज़ाद करने के लिए जो भी करना होगा हम कर लेंगे। ठीक है, मतलब गरम दल वालों की ये मानना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। तो इसमें 4 विकल्प हैं। पहला है आपका जो है दुआर्ट बारबोसा, और दूसरा है डोमिंगो पायस, तीसरा है पीटर मुंडी, चौथा है फर्नाओ नुनीज। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सी ऑप्शन। जी हाँ, यहाँ पर आपका सी आंसर यानी पीटर मुंडी ऑप्शन सही है। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में पीटर मुंडी ब्रिटेन का था। ये पीटर मुंडी कहाँ का था, ब्रिटेन का था भैया। और बाकी जो भी थे वो कहाँ के थे, ठीक है, ये सब जो है बाकी ये तीनों जो है कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। और पीटर मुंडी कब आया था, पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो 4 विकल्प है, सरदार पटेल, सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ठीक है, तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है वो सही है, महात्मा गांधी। जी हाँ, तो आप जानते हैं कि 1930 से 1932 के बीच लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन कराए गए। कितने, 3। और इसमें से मात्र एक ऐसा दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसको कांग्रेस ने ज्वाइन किया, यानी कांग्रेस शामिल हुआ। ठीक है, और गांधी जी इसके प्रतिनिधि के रूप में गए थे कांग्रेस के। ठीक है, यह सम्मेलन अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा और गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा था। और एक चीज़ और जान लीजिए, कौन सा ऐसा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें किस भारतीय ने तीनों में शामिल मतलब प्रतिभाग किया था, वो थे भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब। 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949 और 2 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1949 को। तो इसका जो सही विकल्प है वह है ए। जी हाँ, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और हमारा जो संविधान था वो लागू किया गया था कब, 26 जनवरी 1950 में। कब, 1950 में भारतीय संविधान की सभा ने इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया। और साथ ही साथ यह कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो 4 विकल्प है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, यानी अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है बी। जी हाँ, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है और इसमें इसके अनुसार
राज्य क्षेत्र या उससे किसी भी भाग के निवासी नागरिकों के अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे कहने से बदल लेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। इसमें जो है मैंने इसको बता चुका हूँ। पहला ऑप्शन है विधानसभा के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसका जो सही विकल्प है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आप जानते हैं कि राज्यसभा सदस्यों की जो नियुक्ति करते हैं वो विधायक करते हैं। कौन करते हैं? विधायक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रोजगार बढ़ाना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना और लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। यहाँ पर इसको देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है डी। जी हाँ, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना इसका सही आंसर है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 यानी 243 बी के में पंचायत गठन का वर्णन दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूलक पंचायत प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक ऐसा जो है परियोजना है जिससे एक से अधिक राज्य को लाभ प्राप्त होता है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह विकल्प बहुत मतलब अच्छा भी है। और चंबल घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, सारावती परियोजना, हीराकुंड परियोजना। हालांकि आयोग ने जो इसका आंसर मांगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी गया है, इसका जो आंसर मांगा है वो चंबल घाटी परियोजना है, लेकिन मयूराक्षी परियोजना भी जो है कहीं ना कहीं या भी सही आंसर है। तो यहाँ पर ये भी आंसर सही ही है। ठीक है, क्यों? आगे देखते हैं। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 बांधों का निर्माण किया गया है, जिस पहला है गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध और तीसरा है कोटा या जवाहर सागर बांध की चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है जो जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। मयूराक्षी परियोजना है, इससे पश्चिम बंगाल यानी मुर्शिदाबाद वाला जो क्षेत्र है और झारखंड यानी संथाल वाला झारखंड इस क्षेत्र को भी लाभ होता है। तो ठीक है, यहाँ पर हालांकि आप मान सकते हैं कि इसका जो विकल्प चंबल घाटी परियोजना सही है, मयूराक्षी सही है, लेकिन दोनों विकल्प सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रदेश विस्थापितों के पुनर्वास और जनजातीय क्षेत्र के समन्वित विकास से संबंधित है? तो इसका जो विकल्प है तेलंगाना, बुंदेलखंड, दंडकारण्य, कोरोमंडल तट। तो इसका जो सही विकल्प है वो है दंडकारण्य। ठीक है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। तो दंडकारण्य प्रदेश विस्थापितों के पुनर्वास और जनजातीय क्षेत्र से समन्वित विकास से संबंधित है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है भैया? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? ध्यान दीजिएगा, बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन हरमान बांडी, मेघनाथ साहा, एस चंद्रशेखर और जेबी नार्लिकर। तो इसका जो सही विकल्प है वह है एस चंद्रशेखर। मैंने जैसा कि बताया कि कई जगहों पर अलग अलग तरीके से चीज़ें दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर समझना है आपको कि पहली जानकारी जो विशेष स्पष्ट जानकारी है वो किसने दिया था? जो है एस चंद्रशेखर साहब ने। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। सोच लीजिए कि प्रकाश को भी खींच सकता है। इसको ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? भैया ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 विकल्प है, जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिम तट, दक्षिण पूर्व एशिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन ऐसा है जिसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो इसका जो विकल्प सही है वो है ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया को क्या बोला जाता है? पर्वतों का सागर कहा जाता है। ठीक है, जापान को उगता हुआ सूरज कहा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा भैया। दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट चिली का चुकबी कमाटा ताबा खान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पश्चिमी तट किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? ताबा खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे विश्व की ताबा राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प थे, चारों के बारे में हमको जानकारी हुई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन ऐसा है जिसको जो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी। ठीक है, तो हालांकि मैं आप लोगों को इसके बारे में बता भी चुका हूँ। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है अमनगढ़। जी हाँ,
अमनगढ़ जो ऐसा जो है बाघ अभ्यारण्य जो है, टाइगर रिजर्व केंद्र है, जहाँ जो कि कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में है और 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है ये, ठीक है। बाकी बांधवगढ़, कान्हा और संजय दुबरी बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? इसका विकल्प है 4 टेस्ला, गॉस, न्यूटन, एम्पियर, मी और वेबर। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? वेबर, ठीक है। सही आंसर क्या है? वेबर, जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जन के रूप में पैदा करता है? तो अमोनिया, जल, मीथेन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका जो सही विकल्प है वह है जल, जी हाँ। तो जो हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन उत्सर्जन के रूप में जल को उत्पन्न करते हैं और उत्सर्जक के रूप में केवल जल होने की वजह से इसे शुद्ध एवं साफ सुथरा ईंधन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था किसने? रदरफोर्ड ने, बेकेरल ने, बोर ने और मैडम क्यूरी ने। तो 4 विकल्प है, इसका जो सही आंसर है वह है बेकेरल ने। किसने? बेकेरल ने, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या दिया था? नाभिक की खोज की थी। और रेडियम का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। इनको भी आप जान लीजिए। रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। और रदरफोर्ड ने क्या किया था? ठीक है, नाभिक की खोज किया था। लेकिन यहाँ पर विकल्प कौन सही है? बेकेरल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? 4 विकल्प है, 60, 70, 80, 90। तो इसका जो सही आंसर है वह है 90, जी हाँ। प्लाज्मा में जो है रक्त का हल्के पीले रंग का कुछ क्षारीय, साफ, पारदर्शक और आधारभूत तरल होता है। यह रक्त का लगभग 55 से 65% भाग बनाता है, ठीक है। रक्त का लगभग 55 से 65% भाग बनाता है और इसमें 90 से 92% भाग क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये विकल्प सही हो जाता है। और 8 से 10 भाग में कई प्रकार के कार्बनिक और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना छोड़ देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? तो 4 विकल्प है, बुलिमिया, मधुमेह और एनोरेक्सिया नर्वोसा और अति अल्पता, ठीक है। तो ये आपका विकल्प है कि भैया खाना खा रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा कि पेट भरा कि नहीं भरा, तो निश्चित तौर पर आप बुलिमिया रोग से पीड़ित हैं। किससे? बुलिमिया रोग से, ठीक है। तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तकनीकों में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो 4 विकल्प हैं, प्रोटीन विश्लेषण, डीएनए अंगुली छापन मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट है, गुणसूत्र गणना, डीएनए की परिमाणात्मक विश्लेषण। तो इसका जो सही विकल्प है वह है डीएनए फिंगरप्रिंट यानी डीएनए अंगुली छापन। तो डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग आपराधिक मामलों की गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। अब आप इससे मातृत्व, पितृत्व, व्यक्तित्व की पहचान, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। वर्तमान में पहचान ढूंढने के तरीकों में ये जो है अंगुली फिंगरप्रिंट सबसे बेहतरीन और अच्छा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, UNIX में कौन सा प्रोसेसिंग टूल है? 4 विकल्प है, लिंट, कर्नल, ठीक है, सी सेल और इसमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें विकल्प बताना है। ये विकल्प है सी, जी हाँ, सी सेल यानी UNIX में कौन सा प्रोसेसिंग टूल है? सी सेल है, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सी सेल के बारे में। जो है यह यूजर इंटरफेस प्रदान करता है जिसके साथ उपयोगकर्ता यूनिक्स सिस्टम पर कमांड टाइप करता है, ठीक है। और जो लिंट होता है, ये पहला वाला, ये क्या है? यह एक स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल है, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग त्रुटियां, बग और स्टाइल एरर और संदिग्ध निर्माण चिन्हित करता है। और कर्नेल क्या है? ये क्या है भैया? ये लिनक्स OS का मुख्य घटक है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और प्रक्रियाओं के बीच मुख्य इंटरफेस है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? तो इसका जो 4 विकल्प है उसको देखना है। पहला, गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, ठीक है, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है क्या? सी, जी हाँ, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भैया, GST परिषद का काउंसिल कौन होता है? ठीक है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और नीति आयोग का उपाध्यक्ष और उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर है वह है केंद्रीय वित्त मंत्री। तो इसका जो सही आंसर है वो केंद्रीय वित्त मंत्री। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट लागू
किया गया था। तो इसका जो सही विकल्प है आपको बताना है, पहला है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, भारत और जर्मनी। तो इसका जो सही विकल्प है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। इस तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम 1962 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इसका प्रयोग, किसने किया था? जिमी कार्टर ने इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो यहाँ पर 4 विकल्प है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो इसका जो सही विकल्प है वह है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन खूब मात्रा में होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, पहला है आपका पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवांशिकी, जननांगिकी, वायरस विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सी, जननांगिकी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लखनऊ महोत्सव जिले अब जो लखनऊ उत्सव था वो महोत्सव अब बन गया है, उसको कब प्रारंभ किया था? तो पहला विकल्प है यहाँ पर 1985-86, 1975-76, 1980 89-90 और 1979-80। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है बी। ठीक है, 1975 से 76 के दौरान इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। किस नाम से? लखनऊ उत्सव। और अब क्या हो गया? लखनऊ महोत्सव के नाम से। इसका मुख्य कारण क्या है कि यह जो है दक्षिण एशियाई पर्यटन के लिए मनाया जाता है, जिससे लोग जो है आकर्षित होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर समाप्त होता है आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप PDF ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।